आई वेलकम एवरीवन टू द 12th लेक्चर फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज वाली क्लास में हम मेटलर्जी वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट बॉक्साइट and we have discussed about the concentration of bauxite. I've already informed that the students who are from state board schools, जो students state board वाली किताबें पढ़ते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल उन लोगों का स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है, उन स्टूडेंट्स को एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन एंड एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको नोटबुक में लिख कर देखना है और इसका प्रैक्टिस करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस पार्ट। फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अदर बोर्ड, फॉर एग्जांपल सीबीएसई, आईसीएसई, understanding the concept is sufficient because this is not there in our school syllabus, but nevertheless it is a part of our foundation syllabus. Okay, so in the previous class we have discussed about concentration of aluminium ore. हम aluminium ore के concentration के बारे में बात कर रहे थे। There are 4-5 methods of concentrations. Actually concentration या separation के कुछ 5 methods होते हैं। If you remember, the 5 methods are Wilfley table, hydraulic separation, magnetic separation, froth flotation and leaching. उसमें से जो लीचिंग वाला पार्ट है, वो लीचिंग वाला मेथड यूज होता है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में फॉर बॉक्साइट। किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कि सर व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बॉक्साइट। सो द ओनली यूज ऑफ बॉक्साइट इज इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एक और है, बॉक्साइट फाइनल मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, आयरन के फर्नीचर भी बनता है, राइट। पुराने जमाने में आयरन का चेयर वगैरह हुआ करता था। सो नाउ थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर दैट आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आयरन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के यूज करेंगे। सेम थिंग इज फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यूज किया जाता है वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट ओर से। So the only use of bauxite ore is to extract aluminium. There is no other industrial application for bauxite. There are industrial applications for aluminium metal. Aluminium is extracted from bauxite. Bauxite पे प्रोसेसिंग करके उससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। जिस तरह से शुगर केन जूस बनाया जाता है, गन्ना होता है, उसको मशीन में डालते हैं, उससे शुगर केन जूस बनता है, तो उसी तरह से बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट का ओर मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत डीप जाने के बाद, उस एल्यूमिनियम ओर को हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड उससे एल्यूमिनियम बनाते हैं। आनंद प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो कैमरास, थैंक यू। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट एंड बॉक्साइट इज द ओर। तो जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का फॉर्मूला अलग अलग होगा। बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Al2O3.NH2O। NH2O बोलो या 2H2O बोलो, दैट डिपेंड्स, राइट। एंड बॉक्साइट में और भी दूसरी इंप्यूरिटीज होती है, तो वो वाली इंप्यूरिटीज हमने लास्ट टर्म पे देखी थी। अगर आप लोगों को लास्ट टर्म का लेक्चर याद होगा तो उसमें Fe2O3 हमने देखा था, दैट वाज वन ऑफ द इंप्यूरिटीज। TiO2 was one of the impurities, SiO2 was also one of the impurities। इसके अलावा दूसरी भी इंप्यूरिटीज होती है। इंप्यूरिटीज का मतलब कचरा नहीं होता, इंप्यूरिटीज का सिर्फ ये मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी कम है। उस कम क्वांटिटी से भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको ऐसी फेंक नहीं देते। Fe2O3 भले ही कम क्वांटिटी में बॉक्साइट में मिला, लेकिन उस पर प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे भी हम आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सर करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा कि कितना आयरन ऑक्साइड है। अगर बहुत ही कम आयरन ऑक्साइड है और एक्सट्रैक्शन करने के बाद उतना क्वांटिटी आयरन का नहीं मिला कि उसको सेल करके हम मेथड पूरी प्रोसेस का खर्चा निकाल सके, तो फिर हम नहीं करेंगे उस चीज को एक्सट्रैक्ट, आयरन ऑक्साइड को ऐसे ही रख देंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सेम थिंग फॉर टाइटेनियम ऑक्साइड, ओके। एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट दैट आयरन ऑक्साइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू आयरन। आयरन ऑक्साइड जो रस्ट होता है उसको फिर से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट थिंग विल बी टॉट इन करोजन। इफ यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम योर 8th क्लास सिलेबस, करोजन वाला चीज 8th में एक बार हम लोगों ने पढ़ा है, और वो चीज डिटेल में क्लास 10th में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। Corrosion will be taught after metallurgy part, okay? So now in bauxite हमने concentration देख लिया, लीचिंग प्रोसेस करवाते हैं। दो मेथड से लीचिंग करवा सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज बायर प्रोसेस, बेयर प्रोसेस, बायर प्रोसेस कुछ भी बोलो चलेगा। सेकंड प्रोसेस इज हॉल्स प्रोसेस। कौन सा केमिकल यूज होता है वो हम लोगों को लर्न होना चाहिए।
और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी हम लोगों को लर्न होना चाहिए. दैट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ओके, a recording of the last class will be put up. There was some heavy network problem at my end, because of which I was not able to upload the recordings, but it will be definitely done. Hopefully it will be done by tomorrow evening, and you will be able to see those recordings. Okay, so now आज वाला कंटेंट. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. याद करो, लास्ट टाइम पे हमने सुना था इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या होता है. लास्ट क्लास अगर आप लोगों का मिस भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं. इलेक्ट्रोलिटिक का सिर्फ मतलब ये होता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवा दी. डायग्राम को देखे. दिस डायग्राम एंड दिस टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम योर स्कूल टेक्स्ट बुक. वहीं से मैंने लिया है. तो आप लोग अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक में ये वाला पेज रेफर करके भी क्लास को ध्यान दे सकते हो. प्लीज फोकस ऑन द डायग्राम 8.12 extraction of alumina. So I am referring to the diagram extraction of alumina 8.12. ये बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है. आई होप एवरी वन ऑफ यू कैन हियर मी. नहीं, आवाज नहीं आ रही है. अनिकेत पाटिल, प्लीज अनम्यूट. Can you hear me? Please unmute. हर्षवर्धन, प्लीज अनम्यूट. सर आपकी आवाज कुछ भी सुनाई नहीं दे रही. एकदम से चली गई एकदम. हर्षवर्धन, आप प्लीज अनम्यूटेड रहे. आप प्लीज म्यूट मत करो खुद को. अभी बताओ, आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही सर. अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ठीक है हर्षवर्धन, म्यूट मत करना खुद को. मैं आपसे ही कंफर्म करूंगा कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. प्लीज गिव मी वन मोमेंट. हम हेडफोन लगा के ट्राई करेंगे. हर्षवर्धन, इज इट बेटर नाउ? यस सर, इट्स बेटर नाउ सर. अभी अच्छा, अब क्लियर आ रही सर. अभी क्लियर आवाज आ रही है. ठीक है हर्षवर्धन, थैंक यू. म्यूट करते हैं. किसी और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं एक बार. दिशा बजाज, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, sir. Disha, can you hear me properly? Yes, sir. And can you see what is there on the screen? Yes, sir. Okay. Are you from state board school or CBSE board school? State board. Okay. Thank you, Disha. Please mute. Shrikant. Okay. ठीक है. Now I think that issue is resolved. So I will continue teaching. तो ये बैटरी है. इस बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है. अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग. फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिजिक्स में बताया जाता है दैट बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देता है, बैटरी चार्ज नहीं देता है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट. बट ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा अज्यूम करें कि यहां से निगेटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं. ये कंटेनर है, उस कंटेनर में ग्राफाइट लाइनिंग दिखाई दे रही है, और ये जो ग्राफाइट लाइनिंग है, ब्लैक कलर का ग्राफाइट लाइनिंग जो है, ये पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज है. ऐसा हम इमेजिन करें. इस ग्राफाइट लाइनिंग से इलेक्ट्रॉन्स कंटेनर में अंदर आ रहे हैं. दिस इज अवर अजम्पशन. आर्टिकल एक्सप्लेन करने के बाद मैं बता भी दूंगा कि हमारा ये अजम्पशन क्यों है. ओके, बट अभी आप ये समझो कि ग्राफाइट लाइनिंग है कैथोड की, ब्लैक कलर की, और वो जो लाइनिंग है वो निगेटिव चार्ज की है. ठीक है. स्टील टैंक वगैरह लग दिया, मोल्टन एल्यूमिनियम इधर से निकल रहा है. तो यहाँ पे आप कंसेप्ट समझो क्या हो रहा है. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब होता है कि हमने सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी. वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉल्यूशन. इलेक्ट्रिसिटी सर क्यों पास कर रहे हैं हम लोग? हम मोल्टन Al2O3 में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑक्सीजन एक तरफ चला जाएगा,
और एल्यूमिनियम दूसरी तरफ चला जाएगा। याद करो, फॉर NaCl ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड द सेम थिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। सर ये सॉल्यूशन किस चीज का है? पिछले वाले पार्ट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना वाले पार्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट था, वो फाइनल प्रोडक्ट इस वाले प्रोसेस का स्टार्टिंग रिएक्टेंट है। तो इस चीज को हम बोलते हैं असेंबली लाइन। दिस थिंग इज कॉल्ड एज असेंबली लाइन। द मीनिंग ऑफ असेंबली लाइन इज दैट एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे के बाद तीसरा प्रोसेस, तीसरे के बाद चौथा प्रोसेस, सीक्वेंशियली चलती है चीजें। दो टाइप के मेथड्स होते हैं इंडस्ट्री में। कोई भी इंडस्ट्री जाओ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। फर्स्ट फॉर्मेट इज असेंबली लाइन, प्रोसेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है। एंड द सेकेंड फॉर्मेट इज बैच प्रोसेस, बैच प्रोसेस एंड असेंबली लाइन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असेंबली लाइन, जिसमें पिछला वाला जो स्टेप था उसमें कॉन्सेंट्रेशन करवाया। किसका कॉन्सेंट्रेशन करवाया? Al2O3 का कॉन्सेंट्रेशन करवाया। अब वो जो Al2O3 था उसकी इंप्यूरिटीज तो हट गई या फिर कम हो गई, और उसके बाद में जो Al2O3 था उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जैसे सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू मोल्टन NaCl। तो वैसा यहाँ पर भी मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बिकॉज वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मोल्टन एल्यूमिना। सॉलिड स्टेट का लेंगे तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को फ्लो नहीं करने देता। सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली सॉलिड एल्यूमिना इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर अब ये एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिना मतलब Al2O3 है, ठीक है। बॉक्साइट मतलब ओर है, उस ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, फिर एल्यूमिना बना Al2O3। बॉक्साइट की इंप्यूरिटीज चली गई, एल्यूमिना बना, और अब उस एल्यूमिना से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमें मेटल एल्यूमिनियम मिलेगा। इधर देखो आउटलेट फॉर मोल्टन एल्यूमिनियम भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये हमने निगेटिव टर्मिनल देख लिया, कैथोड प्रेजेंट है यहाँ पर, बराबर। और ये एनोड जो है वो ग्राफाइट, जैसे एनोड भी ग्राफाइट का है और कैथोड भी ग्राफाइट का बना है। ग्राफाइट मतलब कार्बन, ओके। ग्राफाइट इज कार्बन, एनोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एंड कैथोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। अब ये जो एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है, तो ये येलो कलर के जो लाइंस दिख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। वो जो रॉड है उसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। एंड जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अभी लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं इस चीज को। सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। वो देख लेना थोड़ा सा, हाँ, ओके। Solution is called as electrolytic solution, and the terminals are called as electrodes. The terminals are called as electrodes, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है कैथोड और दूसरा है एनोड। हमेशा कैथोड और एनोड पेयर्स में आते हैं, अकेला कैथोड और अकेला एनोड नहीं आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये स्टील टैंक है, लाइनिंग लगा दी ग्राफाइट की, मस्त एकदम असेंबली सेटअप हो गई अपनी। और फिर इसमें ये जो पिंकिश कलर का दिख रहा है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ये मोल्टन एल्यूमिना होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, मोल्टन एल्यूमिना जो है, एल्यूमिनियम को, एल्यूमिना Al2O3 को मेल्ट करने के लिए 2000 डिग्री का टेम्परेचर लगता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाते हैं, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे। द टैंक, मैं पढ़ता हूँ, इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना इज डन इन अ स्टील टैंक। मोल्टन मिक्सचर है एल्यूमिना का,
उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं स्टील के टैंक में, ठीक है। और एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको। दिस टैंक हैज अ ग्राफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड, ये ब्लैक कलर का है ग्राफाइट लाइनिंग, ये पूरा का पूरा कैथोड है। दिस लाइनिंग does the work of a cathode. A set of graphite rods dipped in molten electrolyte works as anode. तो ये set of graphite rods है जिसको मैंने नाम दिया electrodes. ये किसका काम करते हैं? ये एनोड का काम करते हैं, ओके। Cryolite and fluorspar are added in the mixture to lower its melting point up to 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो प्योर एल्यूमिना अगर हम लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाई है, 2000 डिग्री सेल्सियस है उसका मेल्टिंग पॉइंट। उसको कम करने के लिए उसमें हम क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार लगाते हैं। उससे क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो जल्दी लिक्विड बन जाएगा। ध्यान रखे कि यहाँ पर लिक्विड बनाना है, मेल्ट करना है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाना है। पानी में एल्यूमिना को डिसॉल्व नहीं किया, एल्यूमिना को मेल्ट किया, हाई टेम्परेचर देके उसका लिक्विड फॉर्मेट बनाया और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर शोन एज बिलो। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। याद करो लास्ट टर्न पे बताया था, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। AO एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, CR वोवेल वोवेल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, कैथोड पे क्या होता है, एल्यूमिनियम रिड्यूस होके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ लिक्विड फॉर्मेट में है तो वो चीज सेपरेट कर सकते हैं, आउटलेट फॉर मोल्टन एल्यूमिनियम। तो सोचो कंटेनर में डाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कंटेनर से रिएक्शन के बाद मिला मोल्टन एल्यूमिनियम, Al के फॉर्मेट में मिला। देखो Al लिक्विड, क्यों लिक्विड मिला, क्योंकि पूरी की पूरी असेंबली, पूरा का पूरा सिस्टम एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है, इसलिए लिक्विड एल्यूमिनियम हमें मिला। The liberated oxygen reacts with the anodes to form CO2 gas. The anodes have to be changed from time to time as they get oxidized during the electrolysis of alumina. This is also very interesting point. सोचो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, तो वो जो ऑक्सीजन गैस है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और CO2 गैस बनाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना ये खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, CO2 गैस के बबल्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे, CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, बट ये जो ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स है ये खत्म हो जाएंगे, तो इसको सेपरेट करना हो, इसको फिर से रिफिल करना पड़ता है। तो वहां पे हम नए इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड खत्म हो गया, ठीक है। जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल कैसे खत्म हो जाती है, तो वैसे ही ये ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी खत्म हो जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे। क्यों यूज अप होंगे, बिकॉज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। और ये बी पॉइंट पढ़ेंगे अपन अभी। एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। एल्यूमिनियम कहाँ मिला, कैथोड पे मिला। मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। देखो यहाँ पर भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, एल्यूमिना और ये तीनों चीजों का मिक्सचर, ये भी लिक्विड और एल्यूमिनियम भी लिक्विड, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे रहेगा, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा है। मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट is collected at the bottom of the tank. It is taken out from there from time to time and oxygen gas is liberated at the anode. ये जो ऑक्सीजन एनोड पे लिबरेट हुआ उसका CO2 बन गया, ठीक है। सर काम की बात बताओ इसमें याद क्या रखे, तो आप लोगों को याद क्या रखना है इसमें, एक तो ये याद रखना है कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने मिक्सचर बनाया। किसका किसका मिक्सचर बनाया, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार लेके आ गए, उसको मिक्स कर दिया और फिर उसका मिक्सचर बना दिया, तो उससे क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो हमारी एनर्जी बच गई। पहले हमें 2000 तक ले जाना पड़ता था डिग्री सेल्सियस, अब हम 1000 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं तो भी अपना काम हो जाता है, मेल्टेड फॉर्म में हमें एल्यूमिना मिल जाता है। सर एल्यूमिना और एल्यूमिनियम में फर्क क्या है, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम मेटल Al और एल्यूमिना मतलब Al2O3, ठीक है। और बॉक्साइट मतलब वो ओर है इम्प्यूरिटीज के साथ वाला। फिर दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, पहली चीज तो टेम्परेचर याद रख लेंगे अपन, दूसरी चीज याद रखनी है एनोड पे क्या बना और कैथोड पे क्या बना। तो कैथोड पे हुआ रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिलीज हुआ, एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। जो भी गैसेस होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं लिबरेट हुए, और एल्यूमिनियम जो है वो लिक्विड इधर से सेपरेट कर सकते हैं। सॉलिड्स आर डिपॉजिटेड एंड गैसेस आर लिबरेटेड।
ये स्टेटमेंट अगर अपन याद रखें तो 11th-12th में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा अपने को. Solids are deposited and gases are liberated. Okay, so this is the concept. एंड एनोड्स को हमें बार बार चेंज करना होता है. क्यों बार बार चेंज करना होता है हमें एनोड्स को? बिकॉज एनोड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. जो एनोड है वो कार्बन का बना है और उस कार्बन के एनोड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एनोड पे. और टेम्परेचर की कंडीशन ऐसी मेंशन्ड है जिसकी वजह से CO2 गैस प्रोड्यूस हो सकता है. यहां पर एक सोचने वाली बात है, कार्बन और ऑक्सीजन अगर हम साथ में रख दे तो CO2 अपने आप नहीं बनता, रिएक्शन कंडीशन देनी पड़ेगी. इमेजिन करो पेंसिल होती है, पेंसिल में लीड होती है, वो जो लीड होती है वो एक्चुअली ग्राफाइट होता है, राइट? 9th में आपने पढ़ा होगा. तो जो ग्राफाइट है वो ग्राफाइट भी कार्बन है. अब वो कार्बन की पेंसिल अगर ऐसी रखी हुई है और एयर में ऑक्सीजन है तो अपने आप थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा. रिएक्शन कंडीशन देंगे तभी वो चीज का रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसमें टेम्परेचर कितना है? नियर अबाउट 1000 डिग्री 1100 डिग्री वगैरह है. उस टेम्परेचर पे उस रिएक्शन कंडीशन पे ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम रिएक्ट कर, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन रिएक्ट कर सकते हैं. देयरफॉर CO2 गैस इज लिबरेटेड. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. पहला स्टेप बॉक्साइट अर्थ में से निकाला, उसको क्या किया? लीचिंग करवाया. उससे क्या हुआ? इंप्यूरिटी कम हो गई. कौन से 2 प्रोसेस से करवा सकते हैं? बायर प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस. फिर इंप्यूरिटी कम होने के बाद जो Al2O3 बना एल्यूमिना, उस एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो उसका रिडक्शन करना है. उसके लिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए ऐसी बैटरी लगाते हैं. दिस कंसेप्ट वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास एज वेल. वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड सॉल्ट्स. उसमें हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देखा था. Na+ भी इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाता है और Cl- लिबरेट हो जाता है एनोड पे. लर्न करने वाली चीज, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होता है रिडक्शन. एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन. सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर. यू कैन आस्क योर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस स्लाइड. ये जो स्लाइड है इसके रिगार्डिंग डाउट्स है तो पूछे. प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस स्लाइड. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में डाउट्स है तो प्लीज पूछ सकते हैं. वेदांत प्लीज आस्क. सर वो आखिरी के जो 2 लाइन है ना, वो सर एक बार वापस से एक्सप्लेन करो, समझी नहीं वो. ये द लिबरेटेड ऑक्सीजन, ये वाली लाइन. हाँ हाँ सर. ठीक है वेदांत, आप मुझे बताएं आपको ये पॉइंट समझा गया कि पेंसिल में जो ग्राफाइट रहता है वो कार्बन रहता है, ये पता है? हाँ सर. और अगर कार्बन की पेंसिल ऐसी रख दी एयर में तो वो ऑक्सीजन से अपने आप रिएक्ट नहीं करता, ये समझा? हाँ सर. तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोई रिएक्शन कंडीशन नाम की चीज होती है, वो अगर प्रोवाइड करेंगे तभी रिएक्शन हो पाएगी. क्लिक हुआ वेदांत? यस सर. ठीक है, अब आप म्यूट कर लो. तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो ऑक्सीजन बना एनोड पे, जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, वो ऑक्सीजन एनोड के कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और CO2 गैस बन जाएगा. उससे होता क्या है? उससे जो कार्बन था वो कार्बन खत्म हो गया ना, यूज हो गया ना कार्बन. ऑक्सीजन तो वैसे भी अगर सपोज ग्राफाइट का रॉड नहीं होता तो ऑक्सीजन तो निकल के चला जाता, लेकिन अब वो ऑक्सीजन अपने साथ कार्बन लेके जा रहा है, CO2 बना रहा है. तो ये जो ग्राफाइट का रॉड है ये टूट जाता है. टूट जाता है मतलब वो खत्म हो जाता है, बिकॉज द कार्बन फ्रॉम द ग्राफाइट रॉड is now becoming CO2. The carbon from the graphite rod is now becoming CO2. तो ग्राफाइट रॉड खत्म हो रहा है, इसीलिए उसको बार बार बदलना पड़ता है. दे हैव टू बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. वेदांत अनम्यूट एंड कमेंट. हाँ सर समझा. ओके, थैंक यू वेदांत.
Vedant, please mute, please lower your hand. Prathamesh, please ask your doubt. सर फ्लोरोस्पार क्या है? फ्लोरस्पार एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaF2 है. एक्चुअली वो कैल्शियम फ्लोराइड है. सोचो, आपने मैग्नीशियम क्लोराइड सुना होगा. मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2. तो वैसे ही फ्लोरस्पार एक कंपाउंड है कैल्शियम फ्लोराइड. वो कैल्शियम फ्लोराइड से होता ये है कि वो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया. कम टेम्परेचर पे ही वो चीज मेल्ट हो जाएगी. ठीक है. लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हैपेंस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ये दो कंपाउंड्स है. ये दो कंपाउंड्स हम ऐड करेंगे तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. प्रथमेश, कमेंट. ओके सर. सर और स्टील टैंक का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या रहेगा? सर मुझे एग्जैक्ट स्टील टैंक का मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं पता है, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि वो 1500 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा. क्योंकि जिस कंटेनर में एल्यूमिना रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एल्यूमिना की वजह से वो कंटेनर में से ही एल्यूमिना नीचे गिर गया, क्योंकि कंटेनर खुद मेल्ट हो गया. तो आपका जो डाउट है वो बहुत फट लॉजिकल है. जाएगा. हाँ, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा, राइट. तो आपका डाउट बहुत लॉजिकल है. तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली 1200-1300 डिग्री से तो ऊपर ही होगा. एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है. ओके, ओके. ठीक है. और एक इंटरेस्टिंग चीज, बिकॉज प्रथमेश ने ये डाउट पूछा, तो और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो स्टील टैंक है वो स्टील का इसलिए लिया कि वो इतने हाई टेम्परेचर पे कार्बन से रिएक्ट न करे. नहीं तो क्या होता, वो कार्बन जो कैथोड का था वो स्टील के साथ रिएक्ट कर जाएगा. वो भी तो चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो वो चीज का ध्यान रखने के लिए वी हैव टू एंश्योर दैट कंटेनर जिस चीज का बना है वो कैथोड के मटेरियल से रिएक्ट ना करे, तो कार्बन से रिएक्ट ना करे. फिर और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखो, जब ये आउटलेट आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आउटलेट में एल्यूमिनियम, मोल्टन एल्यूमिनियम स्टील के कांटेक्ट में आ जाए. तो मोल्टन एल्यूमिनियम अगर स्टील के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहां पे भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस मटेरियल का कंटेनर बना है तो वो मटेरियल एल्यूमिनियम से भी रिएक्ट ना करे. तो वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. और वो अगर Al2O3 से न रिएक्ट करे तो भी हमारे लिए अच्छी बात है. लेकिन Al2O3 डायरेक्ट टच में नहीं है स्टील टैंक के. कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में Al2O3 नहीं है, लेकिन आ भी सकता है. ठीक है. तो उस चीज का अपन ध्यान रखेंगे और टेम्परेचर वाला पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे. अपन ध्यान रखेंगे इसका मतलब जिसने इंडस्ट्री डाली है उसको ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट डिफिकल्टी, अनीश प्लीज आस्क. सर हम जो दो चीजें ऐड कर रहे हैं, चारकोलाइट और फायरोस्पर, हाँ सर वो कैटालिस्ट जैसे हाँ करते हैं कि वो रिएक्शन में ये है, मतलब पार्ट लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते. उसको कैटेलिस्ट जैसा सोच सकते हैं, बिल्कुल उसको कैटेलिस्ट जैसा सोच सकते हैं. वो रिएक्शन के टेम्परेचर को कम कर रहा है, जल्दी मेल्ट करवा रहा है. तो इट इज बिहेविंग एज अ कैटेलिस्ट, इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये मुझे नहीं पता. मतलब एक पॉइंट आएगा जब पूरा एल्यूमिनियम Al2O3 निकल जाएगा. हाँ नहीं, उसको रीजनरेट कर सकते हैं, राइट. दैट क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार कैन बी अगेन रीयूज्ड, क्योंकि Al2O3 जो था वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया और फिर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार वैसा का वैसे ही रह जाएगा. तो उसको रीयूज भी कर सकते हैं. अनीश. सर बट इतने हाई टेम्परेचर पे सर कोई भी कंपाउंड ब्रेक तो हो ही जाएगा ना सर, तो ये दोनों तो ब्रेक हो गई ना. नहीं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना. फिर कैसा होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रह सकता है, लेकिन वो दूसरे चीजों का मेल्टिंग पॉइंट कम या ज्यादा करवा सकता है. ठीक है. तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे कंपाउंड्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे, लेकिन ये वाला कंपाउंड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, इसलिए तो हमने यूज किया. अनीश, कमेंट. यस सर. और सर ये एग्जैक्टली तक कम क्यों हुआ, मतलब ऐसा टेम्परेचर ऐसे कम कैसे करता है, एग्जैक्टली क्या रीजन इसके लिए? एग्जैक्टली टेम्परेचर क्यों कम करता है, ठीक है बताते हैं. अनीश, इसके अलावा और कोई डाउट है क्या, ये आपका आखिरी डाउट है अभी? लास्ट डाउट. लास्ट डाउट, ठीक है. तो
मैंने अनीश से इसलिए पूछा ये लास्ट डाउट है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि ये वाला एक्सप्लेनेशन सुने। उसका रीजन है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, एकदम थोड़ा सा, एंड मोर ओवर वो सिलेबस में है नहीं, तो आपको कहीं मिलेगा नहीं 10th क्लास के बुक्स में। तो क्या होता है कि जैसे आइस होता है, बराबर, आइस इज अ सॉलिड, तो सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड लिक्विड्स का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बराबर। तो सॉल्ट क्या होता है, जैसे नमक डालते हैं, क्या करते हैं, आइस के ऊपर नमक डालते हैं, उससे क्या होता है, नमक डालने से उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब इन अ वे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो ये चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे अभी आप लोगों के टाइम है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे जमाने में ऐसे कुल्फी वाले आते थे, ठीक है। आप लोगों के पेरेंट्स को पूछना, कुछ पेरेंट्स अगर साथ में होंगे भी यहाँ पे क्लास में, जो लोग पैरेलली सुन रहे होंगे, तो कुल्फी वाले आया करते थे और फिर वो कुल्फी अपन खरीदने जाते थे, तो उनके पास में फ्रीज वगैरह तो होता नहीं था, तो क्या होता था कि एक आइस का कंटेनर होता था, क्रेट जैसा, उसमें छोटे छोटे कुल्फी ऐसे डाल के रखते थे। फिर वो क्या करते थे, उसमें से कंटेनर के साथ में छोटा सा सिलेंड्रिकल कंटेनर जैसा है, उसको निकाला और गर्म पानी में उसको शेक करते थे, और फिर ऐसे कंटेनर निकाल के आपको कुल्फी देते थे, और कंटेनर खुद के पास रखते थे क्योंकि उसको रिफिल करके फिर से वो नई कुल्फी बनाएंगे। तो उस कुल्फी को अगर अपन टेस्ट करें तो एकदम एंड पे हल्का सा सॉल्टी टेस्ट आता था। उसका रीजन है कि जिस बड़े से क्रेट में, जिस बड़े से कंटेनर में बर्फ रखते हैं, जिस बड़े से कंटेनर में आइस रखा जाता है, उस पे थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइस लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, सॉल्ट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सॉल्ट जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, और उस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। एल्यूमिना का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एल्यूमिना मेल्ट होता होगा, जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो सॉल्ट के साथ फॉर एग्जाम्पल -2 पे मेल्ट होता होगा। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, बहुत सारा आइस डाल देंगे तो शायद ऐसा होगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट -2 बन गया। तो उसी तरह से फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट जब हम यूज करते हैं तो वहां पे कंसेप्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंसेप्ट की वजह से उस सॉलिड एल्यूमिना का भी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार की वजह से बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे आइस और वाटर में उतना डिफरेंस नहीं आता, हार्डली आधा डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री का डिफरेंस आता होगा, बट क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार से एकदम 1000 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो सोचो, अगर हमें उसको मेल्ट करना है एल्यूमिना को, तो 2000 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाने में जितनी एनर्जी लगेगी, उससे बहुत कम एनर्जी हमें 1000 डिग्री तक ले जाने में लगेगी, और फिर 1000 डिग्री पे उसको मेंटेन करना इजी होगा एज कंपेयर टू 2000 डिग्री पे मेंटेन करना। सो द अंडरलाइंग कंसेप्ट ओवर हियर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया, सॉल्ट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नमक छिड़कते हैं बर्फ के ऊपर, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग इसके बारे में अगर ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं, नेट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अनीश, कमेंट? यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। अनीश, आवाज आ रही है ना ठीक से, एकदम बढ़िया? हाँ यस सर, मस्त, एकदम बहुत बढ़िया, थैंक यू अनीश। प्लीज म्यूट, प्लीज लोअर योर हैंड। नेक्स्ट, सिद्धांत, प्लीज आस्क। सर इधर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना के साथ डेंसिटी सेपरेशन भी हो रहा है ना? डेंसिटी सेपरेशन नहीं हो रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है कि जो एल्यूमिना है उससे जो एल्यूमिनियम बना, वो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम है, इसकी वजह से वो नीचे आ गया। डेंसिटी सेपरेशन तब होता है जब स्टार्टिंग वाली चीज में दो चीजें हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटी है। यहाँ पे स्टार्टिंग वाली चीज एल्यूमिना है, तो वो एक ही है एल्यूमिना, मतलब वो जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार, वो तो पूरा एक ही सॉल्यूशन है ना, तो उसकी तो डेंसिटी एक ही रहेगी जितनी भी रहेगी। जो नया सब्सटेंस बना उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसको सेपरेट करना इजी है,
अब ऐसा सोचो कि जो नया सब्सटेंस एल्यूमिनियम बना उसकी डेंसिटी अगर मिक्सचर से कम रहती थी तो क्या होता था, एल्यूमिनियम की लेयर ऊपर बनती थी, तो अपन ऊपर से उसको सेपरेट कर लेते थे। लेकिन अब उसकी लेयर नीचे बन रही है इसलिए अपन उसको नीचे से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी सेपरेशन यहाँ पे स्टार्टिंग वाली चीज का नहीं हो रहा है। डेंसिटी सेपरेशन सिर्फ हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए और जो हमारे पास है उनकी डेंसिटी सेपरेट होने की वजह से अलग करना, सेपरेट करना, उनकी डेंसिटीज अलग होने की वजह से उन दोनों चीजों को सेपरेट करना हमारे लिए इजी बन गया। अगर उनकी डेंसिटीज सेम होती तो शायद वो मिक्स हो जाते, तो फिर कंडीशन और डिफिकल्ट बन जाती। अगर एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती तो भी सेपरेट करना इजी हो जाता, फर्क सिर्फ इतना होता कि एल्यूमिनियम ऊपर होता। किनका डाउट था? सिद्धांत का था शायद। सिद्धांत? यस सर, समझा। ठीक है, प्लीज म्यूट, प्लीज लोअर योर हैंड। तनय अग्रवाल प्लीज आस्क। सर यहाँ जो कैथोड वाला ग्रेफाइट रॉड है उसका क्या फंक्शन है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का फंक्शन है। यहाँ पर दो ग्राफाइट के रॉड्स है, एक कटायन है एक अनायन है। तो कटायन वाला चीज, सॉरी कटायन नहीं, कैथोड, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो जो कैथोड वाली चीज है वो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बैटरी से लेके, और जो एनोड वाली चीज है वो सिस्टम से लेके वापस बैटरी को दे रहा है। तो फंक्शन उसका सिर्फ इलेक्ट्रोड का है, और इलेक्ट्रोड का काम ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करने में हेल्प करे। कैसा है कि जो बैटरी है, अभी बैटरी को सॉल्यूशन में नहीं रख सकते, सॉल्यूशन को बैटरी के अंदर नहीं रख सकते, कोई वायर लगेगी ना बैटरी के पॉजिटिव चीज को सॉल्यूशन में डिप करने के लिए, कोई वायर लगेगी सॉल्यूशन बैटरी को सॉल्यूशन के नेगेटिव पार्ट के जैसे डिप करने के लिए। तो वो वायर की जगह हमने रॉड लिया और उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तनय कमेंट। सर तो फिर यहाँ पर उसको सिर्फ डिप क्यों नहीं करते एनोड के जैसे, पूरा कवर क्यों करते हाँ हैं? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनोड के जैसे उसको डिप क्यों नहीं करते? उसको इसलिए डिप नहीं करते क्योंकि हमें मोल्टन एल्यूमिनियम अलग से ऐसा सेपरेट करना है। सोचो अगर अपन डिप करते तो क्या होता, मान लो कि ये एक, अपन थोड़ा कलर कर देंगे इसको, प्लीज वेट गाइस, ओके प्लीज कोऑपरेट। मान लो फॉर द टाइम बिंग कि ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर वाली चीज कैथोड है, कैथोड भी अपन ने डिप कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो मोल्टन एल्यूमिनियम यहाँ पे आके, कलर में प्रॉब्लम आ गया, हाँ जो मोल्टन एल्यूमिनियम है वो यहाँ के जमा होने की कोशिश करेगा, फिर वो यहाँ के जमा होने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो चीज नीचे सेटल हो जाएगी। तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि ठीक से सेपरेशन नहीं हो पाएगा, उसकी डेंसिटी की वजह से वो नीचे तो सेटल हो गई, लेकिन जहां पे उसको कलेक्ट करना है वहीं पे अगर वो चीज बने, जैसे इस रीजन में, ये पूरे रीजन में हमें उसको कलेक्ट करना है, और इसी रीजन में अगर वो चीज प्रिपेयर हो तो वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए हम ग्राफाइट का लाइनिंग लगाते हैं। देयरफॉर अ ग्राफाइट लाइनिंग इज केप्ट along the steel wall, along the steel wall of the tank a graphite lining is placed such that aluminium ज्यादा अच्छे से डिपॉजिट करवा सके, नीचे सेटल करवा सके। और एक चीज, जितना बड़ा कैथोड होगा उतना ज्यादा, उतना जल्दी एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो पाएगा, ज्यादा जगह मिलेगी एल्यूमिनियम को इंटरैक्ट करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। तनय कमेंट। यस सर, थैंक यू सर। Okay, thank you. Next, Mihir, please ask. सर वो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों करते हैं सर? कम क्यों करते हैं कि कम कैसे हुआ, क्या है आपका क्वेश्चन? मिहिर प्लीज अनम्यूट। ठीक है, मिहिर ने नहीं पूछा सर, वो दोनों क्रायोलाइट और क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिला के उसको कम करते, तो वो क्यों कम करते सर? उससे क्या होता?
ज्यादा अगर ज्यादा ज्यादा रहा तो क्या होगा? ज्यादा रहा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। सोचो 2000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है एल्यूमिना, उतनी हीट देनी पड़ेगी 2000 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए। उसको मेल्ट करने के बाद 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा जब तक ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही काम हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो प्रोसेस इकोनॉमिकल होगा, लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। घर पे खिचड़ी या दाल चावल प्रेशर कुकर में क्यों लगाते? एफिशिएंटली कुक होता है प्रेशर कुकर। चलो बता ही देते हैं ये चीज भी। क्या होता है कि अगर अपन भगोने में चावल गरम करे, पानी डालना, चावल डालना, भगोने पे गैस पे चढ़ा देना, लाइटर से गैस चालू करना, तो उसमें क्या होगा, वाटर के वेपर्स बनेंगे, थोड़ा बहुत वाटर बॉईल होगा, वो वाटर बॉईल होके निकल के जा सकता है, तो उससे फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी चावल पकने के लिए। अगर कंटेनर लगा दे, कंटेनर के ऊपर एक ढक्कन लगा दे, भगोने के ऊपर थाली रख दे, तो उससे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। क्यों लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि वाटर के जो बॉईल करे हुए वेपर्स थे वो वहीं पे कंटेनर में जमा है। उससे भी बेटर है प्रेशर कुकर वाला कंडीशन। उसमें क्या होगा, अंडर हाई प्रेशर चीजों को पकाया जा रहा है तो वो चीज जल्दी बनेगी, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है। ऑन द सिमिलर लाइंस 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना एंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके मेंटेन करना इज इजी एज कंपेयर टू 2000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाना। मिहिर कमेंट? यस सर, समझ गया। गुड, थैंक यू। श्रेयस मालपानी? सर ये जो एल्यूमिना है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है ना। लेकिन जब हम क्रिप्टोनाइट और फ्लोरोस्पार डालते तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता, तो वो सब्सटेंस चेंज नहीं होगा क्या सर? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, सब्सटेंस चेंज नहीं होगा। मेल्ट क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है ना, अब अपन 11-12 में पढ़ने वाले हैं ये चीज, अगर आप लोग साइंस में कंटिन्यू करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो सॉल्यूशन मतलब सब्सटेंस का तो रहता ही है, लेकिन अगर उसमें कोई नया सब्सटेंस अपन ने डाल दिया तो फिर उससे मेल्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बन जाता है। तो सॉल्ट इन वाटर का मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉल्ट इन आइस का मेल्टिंग पॉइंट या फिर सॉल्ट इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अलग रहेगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर का मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्ट की वजह से मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में चेंजेस आ जाते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार डालने की वजह से एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं हुआ, पूरे मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, और उसमें से हम यूज सिर्फ एल्यूमिना कर रहे हैं, तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे आइस इन वाटर, सॉरी सॉल्ट इन आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन है तो वो वाटर ही है ना, उसको वाटर जैसा अपन यूज कर सकते हैं। आइस उसमें सिर्फ रखा हुआ था, तो सॉल्ट उसमें सिर्फ रखा हुआ था, तो वैसा यहाँ पे क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार उसमें रखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन का रहता, मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का नहीं रहता। श्रेयस? यस सर। और सर एनोड का फंक्शन बस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है ना? कैथोड का फंक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है, एनोड का फंक्शन इलेक्ट्रॉन लेना है। सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा एनोड, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स देगा कैथोड। कैथोड पे एल्यूमिनियम के कटायन ने इलेक्ट्रॉन लिया और सॉलिड मतलब एटम वाला एल्यूमिनियम बना कैथोड पे, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, तो बैटरी ने कैथोड पे इलेक्ट्रॉन दिए और बैटरी ने एनोड से इलेक्ट्रॉन लिए। श्रेयस कमेंट? यस सर, थैंक्स। थैंक यू। हर्षित खंडेलवाल प्लीज आस्क। सर जो आपने बताया ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कि हम सॉल्ट डालते तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा गिर जाता। हाँ, तो जितना इज इट सो कि जितना हम सॉल्ट ज्यादा डालेंगे उतना टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा? हाँ, उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट रहेगा ना। मतलब अब जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाला तो सपोज 1 डिग्री कम हुआ, तो 2 चम्मच डाला तो 2 डिग्री कम हुआ, लेकिन 10 चम्मच डालेंगे तो 10 डिग्री कम होगा, ऐसा नहीं है। उस चीज का भी एक अपर लिमिट होगा ना, कि उससे ज्यादा सॉल्ट डाला तो अब वो चीज पे अफेक्ट नहीं हो रहा है। हर्षित समझा मैंने जो बोला? यस सर। बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। जो आपका डाउट है कि वो सर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या, तो हाँ क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसमें भी क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार डालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 1000 से
और ज्यादा कम हो जाए, 800 पे ही काम हो जाए, लेकिन उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा, मिक्सचर में और दूसरे प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे होंगे कि यार वो एल्यूमिनियम अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा होगा, इसलिए फिर उसका रेशो फिक्स कर दिया होगा उन्होंने। हर्षित कमेंट करो एक बार और। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। श्रेयस प्लीज आस्क। सर जब हम आइस पे सॉल्ट डालते तो उसके कुछ एटॉमिक लेवल पे मतलब जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स रहती है वो कम होती क्या? ठीक है, अभी आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। कम होती है या नहीं इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो चेंज जरूर होती है, और वो चेंज इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो चेंज हुई वो सॉल्ट की वजह से हुई, एंड दैट चेंज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। अब वो कम हुई या ज्यादा हुई ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। श्रेयस कमेंट करो। यस सर, लेकिन वो तो कम ही होंगे ना ऑफ कोर्स, क्योंकि मेल्टिंग हाँ, पॉइंट कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होगी। ये चीज आपने खुद से डेवलप किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग, इसीलिए मुझे बताना नहीं था। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता है एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो वही चीज सॉल्ट के पार्टिकल्स कर रहे हैं। एक्चुअली होता ही है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स मतलब Na+ और Cl-। तो सोचो जब आइस बना तो वाटर के पार्टिकल्स एकदम पास पास में बैठे हुए थे, एक वाटर पार्टिकल उसके अराउंड 4 वाटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। लेकिन जब सॉल्ट का Na+ और Cl- डाला तो सारे के सारे वाटर पार्टिकल्स क्या करे, ऑक्सीजन के पास से Na+ के अराउंड सराउंड होने लग गए और हाइड्रोजन के पास से Cl- के अराउंड सराउंड होने लग गए। तो इमेजिन करो Na+ रखा है बीच में और उसके अराउंड बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स आ गए, Cl- रखा है बीच में और उसके अराउंड बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स आ गए। तो वाटर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए कौन जिम्मेदार था? Na+ और Cl- जिम्मेदार था। तो जितने ज्यादा Na+ और Cl- होंगे उतना ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो उसके बेसिस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काम करता है। ये जो मैंने बताया दिस वाज अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो श्रेयस प्लीज कमेंट। यस सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आमिर अहमद प्लीज आस्क। सर आइस पे जब नमक डालते हाँ, तो आइस में नमक उसका डालते। आपने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब 0 से कुछ -2 -5 तक के आ जाएगा। हाँ बराबर। तो लेकिन अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ हाँ तो जल्दी मेल्ट होगा ना। हाँ, जल्दी मेल्ट होगा, तो कम एनर्जी लगेगी ना उसको मेल्ट होने के लिए। सर तो जल्दी अपने को तो मेल्ट। आइस को जल्दी मेल्ट नहीं कराना है ना। हाँ, आइस को जल्दी मेल्ट नहीं कराना है, राइट। आइस को जल्दी सर मेल्ट फिर करोगे आपने तो बोला हाँ, तो फिर अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है तो कैसे हुआ, है ना? ठीक है, तो तो आइस को मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए ना अगर अपन नमक डाल रहे हैं उस पर तो। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया वो मैच नहीं कर रहा है थ्योरी से, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में कमेंट करूंगा कि हम क्यों चाहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो। मतलब जो हमें फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा है आमिर कि मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, उस चीज का मैं रीजन दे दूंगा कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। आमिर आपको समझा मैंने जो बोला? सर मेरे को इतना समझा कि आप अगले क्लास में सिखाओगे। हाँ, अगले क्लास में मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला ये वाला कंसेप्ट बता दूंगा। इस क्लास के लिए आमिर आपको ये समझा के कि कम से कम एल्यूमिना में तो अपने को मेल्टिंग पॉइंट कम करने का है। हाँ वो समझा हाँ सर, हाँ, जो वो समझा। एग्जाम्पल मैंने दिया उस एग्जाम्पल को मैं जस्टिफाई करूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और ये जस्टिफाई करूंगा कि आइस का हम क्यों चाहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो। क्लियर है आमिर? हाँ ठीक है। ठीक है, गुड, थैंक यू। सौम्या प्लीज आस्क। सर ये जो मोल्टन एल्यूमिना है वो मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगा ना जल्दी, क्योंकि मतलब वो मोल्टन है। तो सर मतलब वो क्या उसको उबालते रहते क्या पूरे प्रोसेस में? हाँ, तो पूरे प्रोसेस में उसको हीट देते रहते, मेंटेन करके रखते। मतलब अगर मोल्टन है सपोज मेल्ट कर दिया और फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसको हाई टेम्परेचर पे ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा ना। इट इज मेल्ट मतलब दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ हाई टेम्परेचर एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। ये जो एल्यूमिना है सेपरेट करने के बाद उसको
नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं जिससे कि वो चीज सॉलिडिफाई हो जाए। ओके सौम्य? यस सर। प्रोसेस में हीट इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड। प्लीज लोअर योर हैंड। प्रथमेश प्लीज आस्क। सर इलेक्ट्रोड सर्फेस एरिया का कोई रिलेशन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? प्रथमेश आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, सॉरी। आपका डाउट बाद में लेंगे, व्हाट्सएप कर देना। सत्यम प्लीज आस्क। सर Satyam, can you please ask your difficulty? Guys, can you hear me? Satyam, please raise your hand if you can hear me. Satyam, आपको डाउट पूछना था, प्लीज हाथ उठाओ। Satyam, are we connected? Parag, please unmute. Parag Chimankar, please unmute. Yes, so I hope I am audible. Same reason, because of the network problem. Because of the network problem, I was removed from the meeting. So give me a moment. I'll start the PPT file. Okay, guys, can you raise your hands if you can hear me? एक voice confirmation कर लेते हैं. Please raise your hands अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो. Thank you so much. You can lower your hands now. Please lower your hands. Give me a second. PPT file is being opened. So yes, everyone please lower your hands. So Satyam wanted to ask some doubts. Satyam, are you there? Satyam is not there in the class. Okay, so we'll take two more doubts on this particular slide, and then we'll go ahead. Yes, Sakshi, please unmute. Please ask your difficulty. इस वाले स्लाइड पे डाउट है तो पूछे. Adarsh, are we connected? Yes, we are connected. Adarsh, can you please ask your doubt? Adarsh को भी डाउट नहीं. Prathamesh, can you please ask? Prathamesh, am I audible?
Hello, sir. Hello, Prathamesh. Please ask your difficulty. Sir, am I audible now? Yes, Prathamesh, you are audible. Am I audible, Prathamesh? Sir, electrodes का surface area. Yes. सर इलेक्ट्रोड सरफेस एरिया का कोई रोल होता है क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए? हाँ, इलेक्ट्रोड एरिया का कुछ रोल होता है क्या? तो मतलब ऐसा एक्चुअली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, लेकिन ऐसा सोचो कि अगर ज्यादा एरिया रहेगा तो प्रोसेस जल्दी हो पाएगा, राइट? अगर कैथोड का एरिया, ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द एनोड आल्सो, बट यहाँ पे कैथोड हमने पूरा लाइनिंग इसलिए लिया है, यस, कैथोड पूरा है बिकॉज हम चाहते हैं कि मोल्टन एल्यूमिनियम नीचे की तरफ सेटल हो जाए। अगर कोई एक इलेक्ट्रोड अलग से कैथोड होता तो मोल्टन एल्यूमिनियम उसके आजू बाजू जमा होने की कोशिश करता, लेकिन फिर वो नीचे सेटल हो जाता क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो सेपरेट करने में दिक्कत आ जाती है। अगर मोल्टन एल्यूमिनियम वहीं बन रहा है जहां से सेपरेट करना है, देन दैट इज अ बेटर कंडीशन फॉर अस। देयरफॉर इतना बड़ा कैथोड लेते हैं एंड देयरफॉर ग्राफाइट लाइनिंग ऑफ द कैथोड इज यूज्ड। ओके प्रथमेश? So I think that doubt is clear. I will go ahead with the class. Yes, next slide. So extraction of aluminium. We have discussed this. Aluminium being reactive metal does not occur in nature in free state. These lines are also taken from your state board textbook. Okay, aluminium reactive metal है तो nature में free state में नहीं मिलता है. Aluminium is the third highly abundant element in the earth crust after oxygen and silicon. Please be advised कि यहाँ पे earth crust लिखा है, earth का surface, earth का crust लिखा है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब सैंड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिलिकॉन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ऑक्साइड्स के फॉर्मेट में। ओके, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड Al2O3.NH2O, NH2O या 2H2O डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। Yes, so depending on the location, Earth's crust may, one second. Yes, so depending on the place where we are, bauxite Al2O3.NH2O है. In our textbook, we have used this example as Al2O3.2H2O. Okay. And there are two steps in the extraction of aluminum. First is concentration. Second is electrolytic reduction. These two steps we have discussed. So I don't think there will be any problem or doubts in this. Concentration करते हैं दो methods से, Hall's process और Bayer process. And second is the electrolytic reduction जो हमने अभी वाली क्लास में discuss किया है.